हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। जैसा कि आज है 3 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को मिलता है बाइलैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश में, और ये डेली मैं इस वीडियो को डेली मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में इसे अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थर्ड ऑफ द डे है गाइज आज का। एक बात हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो आप सभी को क्या करना है, अभी अपने अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप अपने बेहतर दिन के लिए बेहतर दिन को पा सकें। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। जैसे कि आज है 3 अप्रैल 2023। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आरबीआई ने अपना जो है स्थापना दिवस कब मनाया है? व्हेन हैज द फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन है गाइस आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है 31 मार्च, ऑप्शन बी है 30 मार्च, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल है गाइस। ठीक है, यहाँ पे मार्च हो गया है। ओके, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 अप्रैल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 1 अप्रैल को ही आरबीआई जो है आरबीआई जो है वो अपना फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करती है। इसी दिन जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो अगर अधिनियम की बात की जाए तो वो अधिनियम क्या था भारतीय रिजर्व बैंक का? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो था वो 1934 था, और इसकी स्थापना यानी कि फॉर्मेशन कर दिया गया था आरबीआई का वो 1 अप्रैल 1935 को। ओके गाइज, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आप सभी के सामने गाइज, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो प्रारंभ में क्या था? कलकत्ता था। ओके गाइज, कलकत्ता में इसे स्थापित किया गया था। और बात करें कि इसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में यानी कि आज के मुंबई में स्थापित कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट है आप सभी के सामने, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था आरबीआई के ऊपर। ओके गाइज, अब बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पे है कि आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मतलब कि 4 क्षेत्र हैं। ओके गाइस, सॉरी, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और नई दिल्ली है। तो ये जो 4 इसके 4 क्या है, ये रीजनल, ठीक है, 4 क्षेत्र हैं यहाँ पे, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली। बात करेंगे यहाँ पे सदस्यता की, तो इसमें कौन कौन से कितने मेंबर होते हैं? तो प्रत्येक इसमें 5 मेंबर होते हैं, और केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है 4 वर्षों की अवधि के लिए। बात करें अगर कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई कौन है यहाँ पे, सॉरी, आरबीआई के गवर्नर कौन है गाइस? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जिन्हें केंद्रीय बैंक पुरस्कार 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये इमेज में जो है यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास जी। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है राजेश बिंदल, ऑप्शन बी है रमेश सिन्हा, ऑप्शन सी है प्रमिला जैन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि रमेश सिन्हा जो है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो गाइज जिनका यहाँ पे फेस है, ये जो मैंने इमेज लगाई है, ये है यहाँ पे हमारे क्या नाम है इनका? तो रमेश सिन्हा है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्या बने हैं? न्यायाधीश बन चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द 31 मेंबर ऑफ नाटो आफ्टर तुर्की अप्रूवल रिसेंटली? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है फिनलैंड है वो, ऑप्शन बी है डेनमार्क है, या फिर ऑप्शन सी है स्वीडन है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है थर्ड का
कि ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ए ऑप्शन है, यानी कि फिनलैंड। जो फिनलैंड है वो भी नाटो का अब सदस्य बन चुका है तुर्की के बाद, यानी कि जो तुर्की में जो सॉरी जो पहले नाटो में जो 30 कंट्रियां होती थी अब वो 31 हो चुकी हैं। तो जो 31 जो लास्ट मेंबर इसमें जो जुड़ा है नाटो का, वो कौन है? फिनलैंड है। और इससे पहले जो 30 मेंबर हुआ करते थे उसमें जो लास्ट मेंबर था वो तुर्की था। ओके, अब बात कर लेते हैं इस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। तो स्वीडन और फिनलैंड ने साल 2022 में ही क्या किया था? नाटो का सदस्य देश बनने के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद अधिकतर देशों, है ना, अधिकतर देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने के लिए मंजूरी भी दे दी थी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नाटो क्या है। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक रक्षा गठबंधन है। क्या है? एक ये रक्षा गठबंधन है जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1949 में, इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो इस संगठन में कौन कौन है? तो अमेरिका, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे देश और भी शामिल हैं, जैसा कि 31 हो चुके हैं टोटल अभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, और विरोधी देशों पर एक साथ हमला करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, कि जो नाटो में जो भी देश शामिल हो जाता है तो वो अगर उसका नाटो का मेंबर बन गया है तो अगर कोई अदर कंट्री उनके ऊपर हमला कर देता है तो वो सभी मिलके क्या करते हैं? उस जिसने विरोधी देश है उसके ऊपर वो सभी मिलकर हमला करते हैं एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, रूस ने यूरोप को बचाने के लिए नाटो की शुरुआत की थी, अमेरिका ने। ठीक है, और आज जो है नाटो की कुल सदस्य के पहले कितने थे? 30 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब कितने हो गए हैं? इसमें मेंबर जो हो गए हैं वो 31 मेंबर कंट्रीज में हो चुके हैं टोटल। तो देखिए ये यहाँ पे जो है नाटो की एक इमेज है, और ये सभी यहाँ पे जितने भी कंट्री मेंबर हैं यहाँ पे उन सभी के यहाँ पे फ्लैग हैं। गाइस, अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? विच स्टेट फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली 1 अप्रैल? तो गाइस ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन ए है उड़ीसा है, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1 अप्रैल को फाउंडेशन डे होता है उड़ीसा स्टेट का। ओके, बात कर लेंगे यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो 1 अप्रैल को क्या माना जाता है? स्थापना दिवस, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना की गई थी राज्य के रूप में। यह बड़ी संख्या में खूबसूरत और नकाशेदार मंदिरों के कारण इस प्रांत को क्या बोलते हैं? मंदिरों की धरती भी बोला जाता है उड़ीसा को। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि मंदिरों की धरती किस राज्य को बोलते हैं? तो उड़ीसा राज्य को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस, यानी कि जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, राज्य का नाम क्या था? उड़ीसा है। ठीक है, राजधानी क्या है यहाँ पे? उड़ीसा की भुवनेश्वर है। जिला की बात करें तो जिला कितने हैं? यहाँ पे 30 हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर की बात करें यहाँ पे कौन है उड़ीसा के? तो कौन है? गणेशी लाल जी हैं। राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ है। ओके, जानवर की बात करें कि राज के जानवर क्या है उड़ीसा का? तो सांबर है। और राज के पेड़ क्या है? पीपल है। राज के फूल क्या है? यहाँ पे अशोक का वृक्ष हो जाता है। और राज के भाषा की बात करें कि क्या है? उड़िया है। अब आता है यहाँ पे जो कि सभी एग्जामों में 1 डे जो एग्जाम होते हैं वहां पे इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। लोक नृत्य, यानी कि लोक नृत्य क्या है उड़ीसा का या फिर किसी भी स्टेट का? तो यहाँ पे जो है लोक नृत्य की बात करें उड़ीसा की तो वो क्या है? उड़ीसी है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके ऊपर आप स्टार जरूर बना लीजिएगा। ओके, और भी है यहाँ पे साबिर है, घुमरा है, पोरास है, मुनरी है, छाऊ है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी उड़ीसा से रिलेटेड। इतनी बातें आप सभी को याद रखनी है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे, हम लोग बात करने वाले हैं मैप में लोकेशन देखेंगे उड़ीसा की। तो देखिए ये जो उड़ीसा है यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, जिसकी जो बॉर्डर टच होता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से। और कितने जो स्टेट हैं इंडिया के, वो कौन कौन से जो
स्टेट हैं वो बॉर्डर को टच करते हैं, तो वेस्ट ऑफ बंगाल बंगाल टच करता है, ठीक है। साथ ही साथ झारखंड भी करता है और छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो टोटल जो है 4 स्टेट जो है वो उड़ीसा से अपने बॉर्डर को टच करते हैं। तो मैंने आप सभी को लोकेशन भी बता दिया यहाँ पे, और उड़ीसा से रिलेटेड सारी बातें बता दी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 5th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? Who has recently been appointed as the new MD and CEO Orient Electric? तो गाइज ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए हो जाता है दीपक मोहंती है, ऑप्शन बी है राजन गुप्ता है, ऑप्शन सी है विमल कपूर है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो गाइज जो एमडी एंड सीईओ बने हैं ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक के, वो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन है यहाँ पे राजन गुप्ता। राजन गुप्ता जो है वो ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने शुक्रवार को 4 अप्रैल 2023 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए राजन गुप्ता को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है कि वो 4 अप्रैल से इस पद को संभालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आप सभी के सामने, कंपनी ने शुक्रवार की हुई बैठक में राजन गुप्ता को अतिरिक्त निदेशक और कंपनी का प्रबंध निदेशक और साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजन गुप्ता जो है वो ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक के क्या बन गए हैं? यही है राजन गुप्ता, जो कि ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक के नए एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के सामने, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, वह कौन थी? सारा थॉमस हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? सी। ओके, ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है सिंगर थी, ऑप्शन बी है जर्नलिस्ट थी, ऑप्शन सी थी नॉवेलिस्ट थी, या फिर ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं है वो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी कि वो क्या थी? एक उपन्यासकार थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सारा थॉमस का। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 टी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? Who has been recently recognized as the 2023 T series company of वर्ल्ड ऑफ द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर? तो गाइज ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है मुंबई है, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली है, ऑप्शन सी पेरिस है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई जो है लगातार दूसरे साल क्या है 2022 की टी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिल गया है, अगेन किसे? मुंबई को। ओके, बात करेंगे हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन की। हाल ही में नासा ने, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है गाइस। वैसे तो सभी क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार बना लीजिएगा। हाल ही में नासा के मून टू मार्स के प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा ओरिजिनल मून टू मार्स प्रोग्राम रिसेंटली? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है कार्तिक राज है, ऑप्शन बी है अमित छेत्री है, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि अमित छेत्री जो हैं वो मून टू मार्स प्रोग्राम के क्या बन गए हैं? प्रमुख के वो क्या बन गए हैं? फर्स्ट हेड बन गए हैं नासा में। ओके, अब बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, ठीक है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो कि सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं अमित छेत्री, जिनको नासा के नए चंद्र से मंगल यानी कि मून टू मार्स कार्यक्रम के लिए पहला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि यह कार्यक्रम अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चंद्रमा पर दीर्घकालीन उपस्थिति की तैयारी को सुनिश्चित करेगा, ताकि मानव को अंतरिक्ष विज्ञान की नई उपलब्धि के तहत लाल ग्रह तक भेजा जा सके। इसलिए इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, और उसके जो अध्यक्ष बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? अमित छेत्री हैं, चंद्र से मंगल, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे इनकी इमेज भी है यहाँ पे गाइस, ठीक है। ओके, जिनका नाम क्या है? अमित छेत्री, जिनको नासा ने क्या किया है? अपना प्रमुख चुना है।
अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो अमित क्षेत्रीय जो है 2003 में अंतरिक्ष कार्यक्रम से अपनी करियर की शुरुआत कर लेते हैं ये। और नेक्स्ट पॉइंट है 2014 से 2017 तक वह अंतरिक्ष केंद्र उड़ान के निदेशक के पद पर भी रहे हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से गणित विज्ञान में ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। वहीं टेक्सा विश्वविद्यालय से गणित में एमए भी इन्होंने किया है। तो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के सामने। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किसे पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ओके, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीटीसी इंडिया? ऑप्शन है गाइस आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है राजीव के मिश्रा, ऑप्शन बी है कमलेश पांडे, ऑप्शन सी है ललित गुप्ता, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो गाइज यहाँ पे पीटीसी के जो चेयरमैन एंड एमडी जो बनाए गए हैं वो कौन है? ऑप्शन ए यानी कि राजीव के मिश्रा को बनाया गया है। तो इमेज में देख लीजिए राजीव के मिश्रा जो कि पीटीसी के क्या बन गए हैं? एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। कितनी प्यारी सी स्माइल है यहाँ पे इनके। हैं अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट और 10th क्वेश्चन की। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10th क्वेश्चन है। ओके, मैं आप सभी से यहाँ पे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और बना के ला सकूं। तो 10th क्वेश्चन है आज के सेशन का। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कर दिया है? ठीक है, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ एंड सर्टिफाइड अजरबैजान एंड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री कंट्री। तो गाइज ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मलेरिया जो है एक बहुत ज्यादा एक घातक बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी के सामने। ऑप्शन ए हो जाता है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है तजाकिस्तान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो गाइज यहाँ पे 10th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है करेक्ट सी यानी कि तजाकिस्तान। डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान के साथ साथ तजाकिस्तान, ओके गाइज सॉरी, तजाकिस्तान को क्या बना दिया है, क्या दिया है, मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया है इन्हें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। दुनिया में अब तक कुल कितने देश हैं? यानी कि 42 देश ऐसे हैं जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं, यानी मील के पत्थर साबित कर चुके हैं। ओके, देखा जाए तो यह एक पिछले सदी से निरंतर किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है, जो कि 42 देशों से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है इतने देशों ने। सबसे पहले की बात करें कि सबसे पहले जो है 1962 में ग्रेनेडा और सेंट लूसिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था 1962 में। तो ये जो दो देश हैं इनके बारे में भी पहली बार जहाँ पे मलेरिया को मुक्त घोषित कर दिया गया था, तो 1962 में। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे मलेरिया से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो मलेरिया जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आप सभी के सामने। मलेरिया बुखार मच्छर से लड़ने वाला एक तरह का संक्रमण रोग है जो कि फीमेल मच्छर है एनोफ्लिसी मच्छर के काटने से होता है। ओके, मादा मच्छर होती है ये, और एक प्रकार का इसके पास खास प्रकार का एक जीवाणु पाया जाता है जिससे ये संक्रमण फैलता है। डॉक्टरी भाषा में इस जीवाणु को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडोमियन बोलते हैं, जिसे डॉक्टरी भाषा में जाना जाता है। ठीक है, मलेरिया फैलाने वाली इस मादा मच्छर में जीवाणु की 5 जातियां भी होती हैं। ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ये सभी जो ये पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में आप सभी से पूछ लेते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे कि आने वाले 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना सकूं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर गाइज।